आगे हम सब देखते हैं स्टेज 1 के सभी बैटल्स खत्म हो जाते हैं। 40 पार्टिसिपेंट्स ने इस स्टेज में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 20 हार चुके थे और 20 अपनी जीत के साथ अगले स्टेज में जाने वाले थे। सभी पार्टिसिपेंट्स प्लेनेट के सेंटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, हर टीम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लैंड हो जाती है। जो पार्टिसिपेंट्स हार गए थे वो अपने आप स्पेक्टेटर वाली सीट पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं इस स्टेज में किस यूनिवर्स के कितने पार्टिसिपेंट्स ने अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। यूनिवर्स 2 से बस एक फाइटर जिमिस ने क्वालिफाई किया है। यूनिवर्स 3 के 3 फाइटर्स पापरोनी, नारीरामा और कीटोपेस्ला। यूनिवर्स 4 का एक फाइटर गानोस। यूनिवर्स 6 के 4 फाइटर हिट, काबा, कॉलीफला एंड केल। यूनिवर्स 7 के 5 फाइटर्स गोकू, विजिटा, गोहान, पिक्कोलो एंड ब्रोली। यूनिवर्स 9 के 2 फाइटर्स बर्गामो एंड फ्रीजा। यूनिवर्स 10 का एक फाइटर नपापा एंड यूनिवर्स 11 के 3 फाइटर टोपो, डिस्पो एंड जिरन। काउंट करके बता देना 20 है ना। 2 फाइटर ऐसे थे जिनकी पावर ज्यादा थी एंड वो स्टेज 2 में आ सकते थे, फ्रॉस्ट एंड कूलर, पर उन्होंने अपोनेंट गलत चूज किए। गोकू विजिटा से बोलता है, यार जितना सोचा था उतना मजा तो नहीं आया, बस एक ही फाइटर से बैटल कर पाया, दूसरा कोई मिला नहीं, प्लेनेट बहुत बड़ा था। विजिटा इस बात पे कहता है, तो अच्छी बात है ना, ज्यादा फाइट करने से स्टेमिना बहुत कम हो जाता और क्या पता भी कितने राउंड्स बाकी हैं। गोकू इस बात पे कहता है, लेकिन यार फाइट करने का मजा भी तो आना चाहिए, मुझे तो अपोनेंट ऐसा मिला जिसमें बिल्कुल दम नहीं था, बिल्कुल मजा नहीं आया। विजिटा इस बात पे कहता है, अबे आगे भी तो फाइट्स होंगी ना, और वैसे भी आगे आने वाली फाइट्स बहुत ज्यादा टफ होंगी। गोकू पूछता है, तुझे इस बारे में कैसे पता। विजिटा इस बात पे कहता है, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा दिमाग है जो तेरे अंदर नहीं है, जो कमजोर था वो बाहर जा चुका है, जो स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ आ चुका है। गोकू इस बात पे कहता है, अरे हाँ, मतलब जिरन भी यही कहीं होगा ना, इस बार उससे फाइट करूंगा, मजा आ जाएगा। फ्रीजा देखता है बर्गामो तो यहाँ पे दिख रहा है पर उसका भाई कूलर नहीं दिख रहा, क्या इसका मतलब कूलर स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई नहीं किया। विजिटा फ्रीजा की तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है फ्रीजा, किसको ढूंढ रहा है। अरे हाँ, तेरे भाई ने भी तो पार्टिसिपेट किया था, वो कहाँ गया। लगता है वो किसी से हार गया इसलिए यहाँ पे नहीं है, पर उसे हराया किसने। वेल जितना मैंने देखा था उसे किसी प्रिंस ने हराया था। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, इस टूर्नामेंट में बस एक ही प्रिंस ने पार्टिसिपेट किया है, प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस। इस बात को सुनने के बाद फ्रीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो उसका भाई हार गया था और हराया किसने, विजिटा ने, इससे बुरा उसके लिए क्या हो सकता था। पर फ्रीजा अपने गुस्से को शांत कर लेता है बिकॉज वो जानता था गुस्से में उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो सकता है और अभी उसे अगले स्टेज पे ध्यान देना होगा। लेकिन अपने नेचर की वजह से एक जवाब जरूर देता है विजिटा को। एक कमजोर को हरा के प्रिंस अपने आप को महान समझ रहा है, खैर बंदरों की नस्ल से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। विजिटा जानता था इस बात का जवाब बात से नहीं रात से देना होगा, इसलिए वो इस बात को हंस के टाल देता है और वेट करता है उसके और फ्रीजा के बैटल का। कहानी आती है ग्रैंड पीस पे, जो सीनोस के साथ इस टूर्नामेंट को कहीं और से देख रहे थे। ग्रैंड पीस सीनोस से पूछते हैं उन्हें स्टेज कैसा लगा। सीनोस बताते हैं जितना उन्होंने सोचा था उतना मजा नहीं आया, ये स्टेज काफी जल्दी खत्म हो गई, फाइट्स भी उतनी अच्छी नहीं थी, सब काफी कमजोर लग रहे थे। ग्रैंड पीस बताते हैं दरअसल सभी फाइटर्स स्टेज 2 के लिए अपना स्टेमिना बचा रहे थे और स्टेज 2 को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, जो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, मुझे यकीन है आपको ये स्टेज बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सीनोस पूछते हैं क्या फाइट्स बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगी। ग्रैंड पीस बताते हैं बिल्कुल, इस बार फाइट्स बहुत ज्यादा मजेदार होंगी। सीनोस इस बात को सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ग्रैंड पीस से कहते हैं तो फिर जल्दी से शुरू करो स्टेज नंबर 2 को। ग्रैंड पीस सीनोस की बात मानते हुए सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रैंड पीस सभी वॉरियर्स को स्टेज 2 में क्वालिफाई करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। ग्रैंड पीस बताते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं स्टेज 2 को शुरू करने का टाइम आ चुका है और इस वाली स्टेज में 4 और यूनिवर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी बाकी 4 यूनिवर्सेस जो स्टेज 2 में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने आ जाते हैं। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन तो यहाँ पे थे पर उनके यूनिवर्स का कोई भी फाइटर यहाँ पे नहीं था। गोकू को समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। गोकू ग्रैंड पीस से पूछता है क्या इन यूनिवर्स से कोई भी मॉर्टल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं इस बात का जवाब तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को ही देना होगा। लीकर कहता है मॉर्टल्स को लाना ना लाना एक बराबर था, आफ्टर ऑल इस टूर्नामेंट को हमें से कोई एक गॉड जीतने वाला है। ग्रैंड पीस पूछते हैं मतलब आप सब आपके यूनिवर्स से अकेले पार्टिसिपेट करेंगे और सभी गॉड्स इस बात पे एग्री करते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं ठीक है फिर अभी स्टेज नंबर 2 के बारे में आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी। स्टेज 2 को अर्थ के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। सैनोसामा को इस तरह के बैटल बहुत पसंद आते हैं जिस वजह से इस थीम को इस टूर्नामेंट में रखा गया है।
आप सबको मिला के 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट्स ही अगले स्टेज या फिर कह सकते हैं लास्ट वाले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और ग्रैंड पीस से पूछता है पर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग 2 वॉरियर्स आपस में बैटल करेंगे जिसमें से एक जीतेगा, जिसका मतलब 24 में से 12 आगे जाने चाहिए। ग्रैंड पीस इस बात पे बताते हैं कंपटीशन मार्शल आर्ट जैसा होगा, लेकिन थोड़े से रूल्स बदल दिए गए हैं। स्टेज नंबर 2 को टोटल 6 राउंड में डिवाइड किया गया है। हर राउंड में 2 नहीं बल्कि 4 पार्टिसिपेंट्स आपस में फाइट करेंगे और इन 4 में से बस एक फाइटर ही अगले स्टेज में जा पाएगा। इस तरह 6 राउंड में सिर्फ 6 वॉरियर्स अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। गोकू कहता है अच्छा ये बात है, एक साथ 4 वॉरियर्स आपस में फाइट करेंगे फिर तो बहुत मजा आएगा। ग्रैंड पीस आगे बताते हैं अभी आप सब सोच रहे होंगे किस राउंड में कौन सा वॉरियर फाइट करेगा, इस बात का फैसला कैसे होगा। पहले इस बात का फैसला एक छोटे से गेम से होगा। आप सब 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको रैंडमली एक नंबर अलॉट किया जाएगा। सीनोस के पास एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर 24 बॉल्स हैं, हर बॉल्स पे एक नंबर है। सीनोस रैंडमली हर राउंड के लिए 4 बॉल्स निकालेंगे और इस तरह हर राउंड के लिए 4 पार्टिसिपेंट सेलेक्ट होंगे। सभी फाइटर्स इस राउंड को अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी था। ग्रैंड पीस बताते हैं एक इम्पोर्टेंट बात जो आप सबको समझना जरूरी है, हर राउंड में रैंडमली कोई भी 4 फाइटर्स फाइट करेंगे, जिसका मतलब ये भी पॉसिबल है किसी राउंड में एक यूनिवर्स के 2 या फिर 2 से ज्यादा फाइटर्स फाइट करें। मतलब इस स्टेज में आप सबको आपके टीम मेंबर्स से भी फाइट करना पड़ सकता है। इस बात को सुन के सभी पार्टिसिपेंट्स हैरान हो जाते हैं बिकॉज कुछ भी हो सकता था। हो सकता है टॉप और डिस्पोजेरन एक ही राउंड में आमने सामने आ जाएं, हो सकता है सभी गॉड्स एक ही राउंड में आमने सामने आ जाएं। ग्रैंड पीस अपना मैजिक यूज करते हैं और स्टेज नंबर 2 का अरीना यहाँ बन जाता है। ग्रैंड पीस बताते हैं बस इतने एरिया में आपको बैटल करना होगा, इस एरिया के बाहर गिरते ही आप सब एलिमिनेट हो जाओगे। सभी पार्टिसिपेंट सोचते हैं कोई बात नहीं, हवा में जाके बैटल कर लेंगे, पर ग्रैंड पीस बताते हैं ऊपर की तरफ भी एक वॉल बनाई गई है जो इनविजिबल है, अगर आपने उसे टच किया तो भी आप एलिमिनेट हो जाएंगे। विचीटा पूछता है तो हमें पता कैसे चलेगा हम उस वॉल के कितने क्लोज हैं। ग्रैंड पीस इस बात पे बताते हैं उस वॉल के नजदीक जाते ही आप सबको अपने आप महसूस हो जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स स्टेज नंबर 2 के लिए तैयार हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा वॉरियर किसके साथ किस राउंड में फाइट करने वाला था और कौन होंगे वो 6 वॉरियर्स जो लास्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, जिससे वो सुपर ड्रैगन बॉल्स की रेस में बने रहेंगे। आगे हम सब देखते हैं सभी फाइटर्स स्टेज 2 में कम्पीट करने के लिए तैयार थे। जीनोस पहले राउंड के लिए 4 बॉल्स निकालते हैं और पहले राउंड में जो 4 फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे जीमिस, नारीरामा, गोहान एंड फ्रीजा। चारों फाइटर्स फाइट के लिए आ जाते हैं। गोहान का पूरा ध्यान फ्रीजा पे था। जीमिस नारीरामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है बिकॉज वो जानता था वो नारीरामा को हरा सकता है। अभी फ्रीजा कहता है गोहान से अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो पहले इनका बैटल एंजॉय कर ले। गोहान फ्रीजा की बात पे कोई जवाब नहीं देता। वो जीमिस एंड नारीरामा का बैटल देखने लगता है, लेकिन गोहान का पूरा फोकस अभी भी फ्रीजा पे था बिकॉज वो जानता था फ्रीजा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिमिस और नारीरामा का बैटल ज्यादा देर नहीं चलने वाला था बिकॉज जिमिस के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक थी जो नारीरामा जैसे फाइटर को हराने के लिए काफी थी। नारीरामा एक रोबोट था, उसके पास बहुत एनर्जी बाकी थी, वो अच्छे से चार्ज होके आया था। वो काफी सारे की ब्लास्ट करता है जिमिस पे। जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करते हुए सबको टॉर्च करने लगता है। 1-2 की ब्लास्ट फ्रीजा और गोहान की तरफ भी आते हैं, वो दोनों भी आराम से इन की ब्लास्ट को टॉर्च कर लेते हैं। अभी जिमिस अपना अटैक लेता है। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके नारीरामा के पास जाता है, एक बहुत पावरफुल पंच करता है, पर इस वाले पंच से उल्टा जिमिस को डैमेज हो जाता है। नारीरामा की मेटेलिक बॉडी बहुत हार्ड थी। मौके का फायदा उठा के नारीरामा अटैक करता है जिमिस पे और ये वाला अटैक जिमिस को लग जाता है। जिमिस एलिमिनेट होते होते बचता है। नारीरामा जिमिस को एलिमिनेट करने आगे बढ़ता है। जिमिस बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका था। एक और अटैक और शायद जिमिस बाहर गिर जाता। नारीरामा अटैक करता है जिमिस पे, लेकिन जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और इस बार नारीरामा के पीछे आ जाता है। जिमिस ने की ब्लास्ट प्रिपेयर करके रखा था, वो इससे अटैक कर देता है नारीरामा पे एंड उसको एलिमिनेट कर देता है। जिमिस ने एक छोटा सा प्लान बनाया था, वो जानबूझ के स्टेज के कॉर्नर पे गया था जिससे नारीरामा उसकी तरफ बढ़े एंड जिमिस आराम से उसे एलिमिनेट कर दे। फ्रीजा गोहान से कहता है इसमें बहुत दम था। गोहान इस बात पे कहता है उसका प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों ही अच्छे थे। जिमिस अभी गोहान और फ्रीजा के पास आ जाता है। गोहान फ्रीजा से कहता है अगर उसे जिमिस से फाइट करना है तो अभी बता दे, गोहान बीच में नहीं आएगा और अगर उसे फाइट नहीं करना तो साइड हट जाए, उनके बैटल के बीच में ना आए। फ्रीजा इस बात पे कहता है वो बैटल करेगा। गोहान पीछे हट जाता है। देन फ्रीजा कहता है वो गोहान से बैटल करेगा। एक साथ फ्रीजा अटैक कर देता है जिमिस पे। जिमिस इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है, लेकिन जिमिस जहाँ पे टेलीपोर्ट हुआ था फ्रीजा ऑलरेडी
वहाँ पे पहुंच जाता है। जिमीज को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता। फ्रीजा एक की ब्लास्ट करता है जो जिमीज के लिए काफी था। देन उसके बाद उसे बाहर फेंक देता है, जिमीज को एलिमिनेट कर देता है। गोहान फ्रीजा के ऐसे बैटल को देख के बोलता है तेरे से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। फ्रीजा इस बात पे कहता है अरे फेयर बैटल था यार, उसे पता था मैंने उस पर अटैक किया है, उसने अपनी स्पेशल टेक्निक भी यूज की थी, अब इन्विटेशन कार्ड थोड़ी देता उस पर अटैक करने से पहले। गोहान पावर अप करता है, अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा पावर अप करता है, अपनी गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। दोनों फाइटर्स पावर के मामले में अभी इक्वल लग रहे थे। दोनों पंचेस एंड किक्स करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के अटैक को डॉज एंड ब्लॉक भी करते हैं। अभी एक तरह का फॉर्म अप बैटल चल रहा था। गोकू एंड विजिटा बहुत ध्यान से इस बैटल को देख रहे थे। उन्हें गोहान की बीस पावर की लिमिट तो पता थी, लेकिन ब्लैक फॉर्म की लिमिट नहीं पता थी और ये दोनों फॉर्म्स जल्दी बैटल में आने वाली थी। बैटल में गोहान एक साथ अपनी पावर इंक्रीज करता है और बहुत बुरी तरह से फ्रीजा पे रश करता है। एक बहुत पावरफुल पंच फ्रीजा के पेट में मारता है। उसके बाद एक किक करके फ्रीजा को ऊपर की तरफ लॉन्च कर देता है। देन फ्रीजा को चेस करता है, अपने एल्बो से एक और अटैक करता है फ्रीजा पे और फ्रीजा नीचे स्टेज पे आके क्रैश हो जाता है। बैटलफील्ड में थोड़ा सा धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो हम सब फ्रीजा को देखते हैं जो इतनी मार खाने के बाद भी अभी हंस रहा था। गोहान नीचे आता है और कहता है अगर तेरा वार्म अप खत्म हो गया तो असली बैटल शुरू करते हैं। फ्रीजा इस बात पे कहता है जरूर, लेकिन पहले आप। गोहान अपने आप को रिलैक्स करता है, अपना असली पोटेंशियल बाहर लाता है और बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीजा को भी ये पावर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव लगती है। अब बारी थी फ्रीजा की। फ्रीजा अपनी पावर इंक्रीज करता है और ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। असली बैटल अब शुरू होने वाला था। बिना टाइम वेस्ट किए गोहान अटैक करता है फ्रीजा पे, काफी सारे पंचेस करने की कोशिश करता है फ्रीजा को। फ्रीजा भी इन सभी पंचेस को ब्लॉक करता है। गोहान समझ जाता है फ्रीजा भी गोहान की पावर को एनालाइज कर रहा है और अपनी असली पावर छुपा रहा है। गोहान को एक ओपनिंग दिखती है। फ्रीजा ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा था। इस बात का फायदा उठा के गोहान एक पंच करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन गोहान जानता था इस वाले अटैक से फ्रीजा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एंड गोहान अपना पूरा फोकस बैटल पे बनाए रखता है। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, तूने मुझे पंच किया, लेकिन इस तरह की पावर से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जानता हूँ तुझमें बहुत पोटेंशियल है, बिल्कुल अपने पाप पे गया है ना, और साथ ही ये भी जानता हूँ तू इससे बेहतर कर सकता है। अपनी असली ताकत के साथ फाइट कर, वरना अगले वाले अटैक में ये बैटल खत्म हो जाएगा। गोहान फिर से चार्ज करता है फ्रीजा पे। फ्रीजा अगेन गोहान के अटैक को ब्लॉक करता है। गोहान अपनी पावर इंक्रीज करता है और अभी गोहान बीस्ट फॉर्म की असली पावर को बाहर लाता है। गोहान इस बार एक बहुत पावरफुल पंच करता है फ्रीजा को, लेकिन फ्रीजा को देख के ऐसा लगता है उसे इस अटैक से इतना फर्क नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था और गोहान इस बात को नोटिस कर लेता है। देन गोहान एक की ब्लास्ट करता है फ्रीजा पे। इस अटैक से भी फ्रीजा को ज्यादा डैमेज नहीं होता, लेकिन इस अटैक की वजह से बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है और हम सब देखते हैं गोहान को। गोहान ने अपना सबसे पावरफुल अटैक मकंग को सपो प्रिपेयर करके रखा था। गोहान इस बात को समझ चुका था, वो बस इसी अटैक से फ्रीजा को हरा सकता था। बाकी किसी भी अटैक ने फ्रीजा को इतना डैमेज नहीं दिया था जितना गोहान ने सोचा था। गोहान अटैक कर देता है फ्रीजा पे। फ्रीजा अगर चाहता तो शायद इस वाले अटैक को डॉज कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानबूझ के इस वाले अटैक को खुद पे आने दिया। फ्रीजा ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाता है। गोहान इस अटैक में अपना सब कुछ लगा देता है, लेकिन फ्रीजा गोहान के सबसे पावरफुल अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। गोहान स्टंट रह जाता है बिकॉज इसके अलावा गोहान के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं था जिससे वो फ्रीजा को हरा सकता था। फ्रीजा इंस्टेंटली गोहान के पीछे आता है, एक बहुत ब्रूटल अटैक करता है और गोहान को डाउन कर देता है, लेकिन फ्रीजा ये बात मेक श्योर करता है गोहान ना मरे वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फ्रीजा गोहान को स्टेज से बाहर फेंक देता है। गोकू, विजिटा और पिगलो गोहान की ऐसी हालत को देखते हैं। उन्हें फ्रीजा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो फ्रीजा का कुछ नहीं कर सकते थे। गोकू, विजिटा और पिगलो गोहान के पास आते हैं। गोहान की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। गोकू के पास कोई सेंसु भी नहीं थी, लेकिन ग्रैंड पीस आते हैं, अपना मैजिक यूज करके गोहान को हील कर देते हैं। अभी गोहान होश में आ जाता है, सबको सॉरी बोलता है कि वो फ्रीजा को नहीं हरा पाया। पिगलो इस बात पे कहते हैं कोई बात नहीं, तूने अपना पूरा दम लगा दिया था और वही मैटर करता है। फ्रीजा अपनी जगह पे जाने लगता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, गोकू की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फ्रीजा समझ जाता है असली बैटल आगे होने वाला है। गोकू, विजिटा, गोहान और पिगलो अपने प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। पहला राउंड कंप्लीट हो जाता है और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रीजा ही इस राउंड को जीतने वाला था और वही जीता। लेकिन अभी 5 राउंड्स आने बाकी थे। किस राउंड में कौन किसके अगेंस्ट फाइट करेगा ये बात कोई नहीं जानता, और कौन होंगे वो 5 वॉरियर्स जो फ्रीजा को आखिरी स्टेज में ज्वाइन करेंगे। राउंड नंबर 2 स्टार्ट होने वाला था।
आगे हम सब देखते हैं राउंड 1 के कंप्लीट होने के बाद अभी बारी थी राउंड 2 की। जीनोस अगेन 4 बॉल्स निकालते हैं और इस बार जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे केटो पेस्ला, कार्नोस, हिट एंड ब्रोली। चारों फाइटर्स बैटल करने के लिए स्टेज पे आ जाते हैं। ब्रोली के पास पावर थी तो हिट के पास थी टेक्निक्स। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ेगा। केटो पेस्ला ब्रोली को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ब्रोली पहले टूर्नामेंट में नहीं था, इसलिए केटो पेस्ला को ब्रोली की पावर का कोई अंदाजा नहीं था। कार्नोस फाइट करता है हिट से। कार्नोस काफी सारे की ब्लास्ट करता है हिट पे, लेकिन हिट टाइम स्किप यूज करके सबको डॉच करता है। एक भी की ब्लास्ट हिट को हिट नहीं होता। हिट बोलता है अगर तेरे अंदर इतनी ही ताकत है तो ये बैटल यहीं खत्म होता है। इस पावर के साथ तू मुझे नहीं हरा सकता, अपने आप स्टेज से बाहर चला जा। कार्नोस स्माइल करता है, जिसका मतलब उसके पास अभी और ताकत बाकी है। कार्नोस अपनी असली पावर बाहर लाता है और अपनी सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्नोस रश करता है हिट पे। हिट बिना कोई एफर्ट लगाए उसके सारे अटैक्स को डॉच करता रहता है। उसके बाद हिट टाइम स्किप यूज करता है और एक काउंटर अटैक देता है कार्नोस को। कार्नोस को कोई अता पता नहीं था ये बंदा ऐसा कैसे कर रहा है। हिट अगेन बोलता है चाहे तो अपने आप स्टेज से बाहर चला जा, वरना मैं तो बाहर फेंक ही दूंगा। कार्नोस पीछे आता है और कहता है अगर अपनी ताकत पे इतना ही विश्वास है तो मेरे फुल पावर अटैक से बच के दिखा। हिट आराम से कार्नोस के अटैक का वेट करने लगता है। कार्नोस अपनी पूरी ताकत के साथ एक बहुत पावरफुल की अटैक करता है हिट पे, पर अगेन हिट टाइम स्किप यूज करता है। कार्नोस के साइड में आता है और एक ही पंच में कार्नोस को एलिमिनेट कर देता है। दूसरी तरफ केटो पेस्ला पावर मोड लगा के ब्रोली पे अटैक कर रहा था। ब्रोली एक स्किल्ड फाइटर नहीं था, इसलिए काफी ऑकवर्डली उसके पंचेस को डॉच कर रहा था और हिट इस बात को नोटिस कर रहा था। ब्रोली ने अपने आप को शांत रखा था जिससे वो बर्सर्क मोड में ना चला जाए। ब्रोली अपने लिए एक ओपनिंग ढूंढता है और एक पंच करता है केटो पेस्ला को और गलती से केटो पेस्ला को एलिमिनेट कर देता है। दरअसल ब्रोली को एक ही पंच में इस बैटल को खत्म नहीं करना था, पर ब्रोली का पंच था ही इतना पावरफुल, केटो पेस्ला सीधा ऊपर की वॉल पे जाके हिट हुआ। ब्रोली स्माइल करता है कि चलो गलती से ही सही, एलिमिनेट तो मैंने किया। पीछे से ब्रोली को आवाज आती है तुम्हारा अगला ओपोनेंट मैं हूँ। ब्रोली पीछे मुड़ के देखता है, पीछे होता है हिट। हिट अपना स्टांस लेता है और ब्रोली सीधा हिट पे रश कर देता है। ब्रोली का पंच हिट को लगने वाला था कि हिट टाइम स्किप यूज करता है और अटैक करता है ब्रोली पे और हिट का पंच ब्रोली को लग जाता है। हिट समझ जाता है इस बंदे के अंदर पावर तो बहुत है, लेकिन ये अपनी पावर को अच्छे से यूज करना नहीं जानता, इसे अच्छे से फाइट करना नहीं आता। इस पर हिट रश करता है ब्रोली पे। हिट बिल्कुल सामने की तरफ से आ रहा था। ऑब्वियसली ब्रोली सामने की तरफ पंच करता है, लेकिन ब्रोली का पंच हिट की बॉडी के आर पार हो जाता है। ब्रोली अपने साइड में देखता है, हिट साइड में ही था। हिट पंच करता है ब्रोली को और ये वाला पंच भी ब्रोली को लग जाता है। हिट ब्रोली से कहता है मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन पावर होना एक बात होती है और उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करना दूसरी बात। तुम मुझे नहीं हरा सकते, अपने आप बाहर चले जाओ। ब्रोली को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हिट की बातें उसे काफी ज्यादा इंसल्टिंग लगती है। इस एंगर की वजह से ब्रोली अपनी इकारी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली इंस्टेंटली हिट पे रश करता है, एक बहुत पावरफुल पंच मारने में कामयाब हो जाता है। हिट पीछे की तरफ जा रहा था, वो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन टाइम स्किप करके खुद को संभाल लेता है। ब्रोली अगेन चार्ज कर देता है हिट पे, उसे बिल्कुल मौका नहीं देता, पंचेस की बौछार कर देता है। हिट बियरली इन पंचेस को ब्लॉक कर पा रहा था। वो समझ जाता है अब सीरियस होना पड़ेगा। हिट अपने पूरे पोटेंशियल पे टाइम स्किप यूज करने लगता है और ब्रोली के फाइटर्स को टारगेट करता है। फाइटर्स को टारगेट करने की वजह से ब्रोली बैकफुट पे आ जाता है। हिट ब्रोली के सामने आता है और कहता है मैंने कहा था बिना बैटल एक्सपीरियंस के तुम मुझे नहीं हरा सकते। अगर तुम खुद से बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर कर देता हूँ। ब्रोली के अंदर का रेज, उसके अंदर का गुस्सा अगेन बाहर आ जाता है और ब्रोली कहता है अपना मुंह बंद करो। ब्रोली की पावर मैसिव लेवल पे इंक्रीज होने लगती है। इस पावर अप की वजह से हिट अगेन पीछे की तरफ जाने लगता है, पर अगेन वो खुद को संभाल लेता है। ब्रोली ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी लेजेंडरी फॉर्म में। हिट इस पावर को फील करता है, लेकिन अभी भी हिट के फेस पे कॉन्फिडेंस देखा जा सकता था। हिट टाइम स्किप यूज करके ब्रोली पे पंच करता है, पर इस बार इस पंच से ब्रोली को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो हिट के हाथ को पकड़ता है और बहुत ही बुरी तरह हिट को जमीन पे स्लैम करने लगता है। हिट टाइम स्किप यूज करके बहुत ही मुश्किल से ब्रोली के हाथों से बच पाता है। हिट समझ जाता है अब इस वाले अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे अपना लास्ट रिसोर्ट यूज करना होगा। ऐसा सोच के हिट अगेन टाइम स्किप यूज करता है, जो उसके अकॉर्डिंग अब काम नहीं आने वाली थी। हिट एक पावरफुल पंच करने में कामयाब हो जाता है ब्रोली की चेस्ट पे। ब्रोली को अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हिट के हाथ को पकड़ने ही वाला था कि अचानक से ब्रोली फ्रीज हो जाता है। हिट की टाइम केज टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हिट ने ब्रोली को पूरी तरह से टाइम केज में फंसा लिया था। ब्रोली जैसा अनस्किल्ड फाइटर इस अटैक से नहीं बच सकता था, इसलिए हिट टाइम स्किप यूज करके ब्रोली को एलिमिनेट कर देता है। हिट ब्रोली को टाइम केज से बाहर निकालता है। ब्रोली अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और देखता है वो बाहर है, एलिमिनेट हो चुका है।
गोकू ब्रोली के पास आता है, उसे संभालता है और कहता है कोई बात नहीं ब्रोली, तुमने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। हिट आगे आता है और कहता है अगर गोकू तुम्हें ट्रेन करेगा तो मुझे यकीन है बहुत जल्द तुम गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हराने के काबिल बन जाओगे। मैं आज अपने बैटल एक्सपीरियंस की वजह से टिक पाया, अगर ट्रेनिंग करने के बाद तुम मेरे से अगेन फाइट करोगे तो शायद मैं 1 मिनट भी ना टिक पाऊं। सो इस तरह राउंड 2 का विनर बन जाता है हिट। आई नो काफी लोग एग्री नहीं करेंगे, पर यार एक बार प्रैक्टिकली सोच के देखो, जो बंदा सुपर सैयन प्यू के लेवल पे चिरन जैसे वॉरियर को एलिमिनेट करने की काबिलियत रखता है, क्या वो एक अनस्किल्ड फाइटर को नहीं हरा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोस अगेन 4 बॉल्स निकालते हैं और इस बार जो पार्टिसिपेंट्स फाइट करने वाले थे वो थे पापरोनी, कॉलीफ्ला, केल एंड जीन। अब देखो सिनारियो कितना मस्त बना है, 2 फाइटर एक ही यूनिवर्स से, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आगे जा पाएगा अगर जीतता है तो। और दूसरी बात, पहली बार कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टूर्नामेंट में फाइट करने वाला था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। केल कॉलीफ्ला से कहती है मतलब हम में से कोई एक ही आगे जा पाएगा। कॉलीफ्ला इस बात पे रिप्लाई करती है चिंता मत कर, याद है ना हम 2 नहीं है एक ही हैं। केल कॉलीफ्ला की बात को समझ जाती है और स्माइल करती है, लेकर जीन से कहता है क्या बात है भाई, तेरा नंबर तो आ गया। जीन इस बात पे रिप्लाई करता है चल अगले स्टेज में मिलते हैं। चारों फाइटर्स बैटल करने आगे आ जाते हैं। जीन इस बैटल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, जो कि ऑब्वियस भी था, आफ्टर ऑल वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। केल एंड कॉलीफ्ला भी स्माइल कर रही थी एंड फॉर सम रीजन पापरोनी भी स्माइल कर रहा था। ये क्यों स्माइल कर रहा है बे? बैटल स्टार्ट होता है, पापरोनी कहता है तो कौन फाइट करेगा मुझसे? कॉलीफ्ला इस बात पे कहती है अगर आप दोनों चाहो तो आपस में फाइट कर लो, हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पापरोनी अपने स्टाफ को यूज करता है और एनिलासा बन जाता है। इस बार उसे किसी भी रोबोट के साथ फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो पापरोनी एक रोबोट था और टाइम के साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आती है। पापरोनी ने खुद में कुछ ऐसे चेंजेस किए थे जिससे वो खुद से एनिलासा बन सकता था। एनिलासा फाइट के लिए तैयार था। पलक झपकने से पहले जीन अटैक कर देता है एनिलासा पे, एक किक करता है और एनिलासा को एलिमिनेट कर देता है। जी हाँ, ये बैटल खत्म हो चुका है। दरअसल आप सबको एक आइडिया देना था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, और अभी के 4 गॉड्स में जीन सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड था। कॉलीफ्ला इस चीज को देखती है, सीधे अपने पॉकेट से पुटारा इयरिंग निकालती है, एक खुद पहनती है, एक केल को देती है और केल और कॉलीफ्ला फ्यूज हो जाते हैं। जीन को इस बात का अंदाजा था कि दोनों फ्यूज हो सकती हैं। आफ्टर ऑल पहले टूर्नामेंट में भी दोनों फ्यूज हुई थी। केफ्ला अटैक करती है जीन पे। जीन काफी स्मूथली केफ्ला के सभी अटैक्स को डॉज करता है, देन एक काउंटर पंच देता है केफ्ला को, जो केफ्ला को बहुत बुरी तरह पड़ता है। वो एलिमिनेट होते होते बचती है। केफ्ला समझ जाती है पावर छुपा के कोई फायदा नहीं होगा, वो पावर अप करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सुपर सैयन 3 फॉर्म में। जीन अभी भी स्माइल कर रहा था, उसको अपनी पावर पे पूरा भरोसा था। केफ्ला अगेन अटैक करती है जीन पे। जीन अगेन काफी स्मूथली सभी पंचेस को डॉज करता है और अगेन एक काउंटर पंच करता है केफ्ला को। ये अटैक भी केफ्ला को लग जाता है, पर केफ्ला काफी जल्दी रिकवर करती है। केफ्ला सामने की तरफ देखती है पर जीन सामने होता नहीं है। केफ्ला पीछे की तरफ देखती है और उसे एक और पंच नसीब होता है। इसके तुरंत बाद जीन एक और पंच करता है केफ्ला को। केफ्ला ऊपर वॉल पे टच होने वाली थी। केफ्ला की ब्लास्ट करती है वॉल पे, जिससे वो नीचे की तरफ डाइवर्ट हो सके, लेकिन जीन अगेन आता है फुल स्पीड में, एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है केफ्ला को। केफ्ला के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो ऊपर की वॉल पे जाके स्लैम होती है और ये वाला राउंड कब आया कब गया कुछ पता ही नहीं चला। सभी फाइटर्स हैरान हो जाते हैं कि स्टेज नंबर 3 में वो जीन को कैसे हराएंगे। आप सबको क्या लगता है स्टेज 3 में क्या होने वाला है? फिलहाल अभी हम चलते हैं राउंड नंबर 4 की तरफ। आगे हम सब देखते हैं जीन के बैटल के बाद गोकू विजिटा से पूछता है क्या लगता है यार इनको हरा पाएंगे? विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल देखते हैं अगले राउंड में कौन जाने वाला है। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अगले राउंड में जो फाइटर्स बैटल करने वाले थे वो थे डिस्पो, चिरन, आईवान एंड एराक। 2 फाइटर्स एक ही यूनिवर्स से और उनके सामने थे तो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो ये कहना गलत नहीं होगा ये अभी तक का सबसे टफ बैटल होने वाला था। एनीवन ये कहना भी गलत नहीं होगा ये पूरे स्टेज का सबसे टफ राउंड होने वाला था। 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसमें फाइट करने वाले थे। इसके अलावा किसी भी राउंड में अब 2 गॉड तो फाइट नहीं कर सकते। गोकू सोचने लगता है यार इस बार भी मेरा नंबर नहीं आया, कम से कम इस बार तो आ जाता। सबसे ज्यादा मजा इसी राउंड में आने वाला है। चिरन भी है सामने, गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है, और क्या चाहिए? विजिटा गोकू से पूछता है क्या करो एक बात बता, तुझे क्या लगता है इस राउंड में कौन जीतने वाला है? गोकू इस बात पर रिप्लाई करके बताता है यार मुझे तो लगता है दोनों में से कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही जीतने वाला है। तूने देखी थी ना इनकी पावर लास्ट राउंड में, सच में अलग ही लेवल के फाइटर्स हैं ये। विजिटा इस बात पे कहता है क्या तुझे ऐसा नहीं लगता पहले टूर्नामेंट में तेरे से हारने के बाद चिरन ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी और शायद वो बहुत ज्यादा डेवलप भी किया होगा? गोकू इस बात पर रिप्लाई करके बताता है हाँ यार मैंने एक बात तो नोटिस की थी, पहले स्टेज के बाद जब हम सब यहाँ पे आए थे चिरन कुछ अलग ही लग रहा था। लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से अलग लग रही थी और अभी भी देख चिरन काफी नॉर्मल लग रहा है, जबकि उसके सामने एक
नहीं 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। चिरन देख चुका है एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या कर सकता है, जरूर ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है। अभी राउंड नंबर 4 के सभी फाइटर्स बैटल करने आ जाते हैं। टिस्पो चिरन से पूछता है वो किससे फाइट करेगा। चिरन इस बात पे बताता है एराक इन दोनों में ज्यादा पावरफुल है। टिस्पो समझ जाता है उसे आइवान से फाइट करना होगा। टिस्पो अपना फाइटिंग स्टांस लेता है और सीधा रश करता है आइवान पे। दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं। एराक चिरन को देखता है, चिरन काफी रिलैक्स लग रहा था। एराक अटैक कर देता है चिरन पे। चिरन काफी स्मूथली एराक के अटैक्स को डॉज एंड ब्लॉक करता है। अभी दोनों की पावर ऑलमोस्ट इक्वल लग रही थी, पर दूसरी तरफ आइवान अपनी पावर की एक छोटी सी झलक दिखाता है। वो पंच करता है टिस्पो को। टिस्पो को बहुत बुरी तरह लगती है। उसके बाद आइवान एक किक करता है टिस्पो को, उसे पीछे लॉन्च कर देता है। देन उसके बाद आइवान एक स्पेशल टाइप के की ब्लास्ट करता है टिस्पो पे और ये वाले की ब्लास्ट भी टिस्पो को लग जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। टिस्पो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करता है जिसमें उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। टिस्पो सीधा रश कर देता है आइवान पे, लेकिन उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। टिस्पो आइवान के चारों तरफ बहुत तेज घूमने लगता है जिससे आइवान को कंफ्यूज कर सके और मौका मिलते ही आइवान पे अटैक बैक कर सके। एराक और चिरन के बैटल में एराक अभी काफी हैवी पंचेस करने लगता है चिरन पे, लेकिन चिरन काफी स्मूथली इन सभी पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। चिरन को मौका मिलता है, वो भी अटैक करता है एराक पे, लेकिन एराक भी काफी आराम से चिरन के पंचेस को ब्लॉक एंड डॉज करता है। एराक इतना तो समझ चुका था ये मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे सकता है, इसके अंदर बहुत दम है, इसमें कोई तो खास बात है। एराक पीछे की तरफ आता है और कहता है मानना पड़ेगा तेरे अंदर बहुत दम है, इन सभी मॉर्टल्स में तू शायद सबसे ऊपर है। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिक पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चिरन एराक की बातों पे कोई जवाब नहीं देता, वो चुप खड़ा रहता है। एराक आके कहता है पिछले टूर्नामेंट में तूने एक हिडन पावर अनलॉक की थी, उसको बाहर ला। चिरन इस बात पर रिप्लाई करता है मुझे नहीं लगता उस पावर को बाहर लाने की जरूरत है, जिस तरह से आप फाइट कर रहे हो मैं आपको ऐसे ही हरा सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद एराक कहाँ शांत बैठने वाला था। एराक अपनी पावर इंक्रीज करता है, हाकाई ऑरा एराक को सराउंड कर लेता है और एराक अपनी फुल स्पीड में चार्ज कर देता है चिरन पे। ये स्पीड सच में बहुत ज्यादा थी, गोकू और विजिटा भी इसको कैचअप नहीं कर पाए थे। चिरन भी बेयरली इस वाले अटैक को ब्लॉक कर पाया था, खुद को एलिमिनेट होने से बचा पाया था। एराक चिरन को बिना कोई टाइम दिए अगेन अटैक कर देते हैं चिरन पे। चिरन बैकफुट पे था, वो ऑलमोस्ट स्टेज के कॉर्नर पे आ चुका था। दूसरे बैटल में टिस्पो अपनी पूरी स्पीड में आइवान के चारों तरफ घूम रहा था। टिस्पो को लगता है अभी अटैक करने का मौका आ चुका है, इसलिए टिस्पो बढ़ता है आइवान की तरफ। टिस्पो पीछे से एक पंच करता है आइवान पे, लेकिन आइवान पीछे देखे बिना टिस्पो के पंच को ब्लॉक कर लेते हैं और टिस्पो बहुत बुरी तरह डर जाता है। आइवान पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम्हारा ये छोटा सा खेल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कोई डैमेज दे पाएगा? टिस्पो आइवान को देख रहा था। आइवान दिखने में सबसे इनोसेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, ये बात तो आप सब भी मानोगे। देख के कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा किसी को हाकाई कर सकता है, लेकिन आइवान अपने फेस से बिल्कुल अपोजिट इतनी जोर से पंच मार के एलिमिनेट करता है ना टिस्पो को कि वो कहावत सच हो जाती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो टिस्पो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, जो कि काफी ऑब्वियस था। इस राउंड में टिस्पो सबसे वीक फाइटर था और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने टिस्पो कुछ भी नहीं था। आइवान की नजर जाती है दूसरे बैटल पे। एराक और चिरन का बैटल काफी हीट अप हो गया था। एराक ने जो पावर बूस्ट लेके चिरन को बैकफुट पे लाया था, चिरन ने उस पावर गैप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। बेसिकली चिरन ने भी पावर अप किया था, जिससे उसने एराक की पावर को मैचअप कर लिया था और अभी भी चिरन के अंदर बहुत पावर बाकी थी। अभी चिरन एक पंच करता है एराक को। एराक इस वाले पंच को भी ब्लॉक कर लेता है, पर इस वाले पंच के फोर्स की वजह से एराक पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है और आइवान के पास आके रुकता है। आइवान कहता है सभी मॉर्टल्स एक तरफ और ये एक तरफ, इसमें सच में कोई तो खास बात है, इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। एराक इस बात पे कहता है फिर भी मुझे लगता है मैं इसे हरा सकता हूँ। आइवान इस बात पे कहता है यार तू हरा तो सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, सोच के देख, इससे फाइट करने में और इसे एलिमिनेट करने में तेरी सारी एनर्जी चली जाएगी और जब हम दोनों का बैटल होगा तो वो एक तरफा हो जाएगा। इससे अच्छा हम दोनों साथ में से बैटल करते हैं, इसे जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं और फिर देखते हैं हम दोनों में से कौन आगे जा पाता है। एराक इस बात पे कहता है चल ठीक है फिर आजा। अभी आइवान और एराक एक साथ मिलके चार्ज करते हैं चिरन पे। चिरन एक गॉड को तो संभाल पा रहा था, लेकिन दोनों गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ में फाइट करने की वजह से चिरन अभी काफी स्ट्रगल करने लगता है। आइवान और एराक अपने अटैक्स लेते रहते हैं, वो पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं और चिरन फिर से कॉर्नर पे आ जाता है। वो ऑलमोस्ट बाहर गिरने वाला था। चिरन अपनी पावर रिलीज करता है, जिस वजह से आइवान और एराक पीछे आ जाते हैं। आइवान राइट से और एराक लेफ्ट से की ब्लास्ट करते हैं चिरन पे। ये की ब्लास्ट चिरन को हिट होने से पहले चिरन अपनी आंखों से वही क्लियर टाइप करता है और ऐसा करने के बाद ये वाले की ब्लास्ट भी चिरन को हिट हो जाते हैं। बैटलफील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। आइवान और एराक को लगता है इस अटैक के लगने के बाद चिरन एलिमिनेट हो ही जाएगा, लेकिन जब बैटलफील्ड से धुआं हटता है तो हमें कुछ और ही नजारा देखने मिलता है। चिरन अपनी फुल पावर के साथ स्माइल कर रहा था। जो हिडन पावर चिरन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अनलॉक की थी, चिरन ने उस पावर को मास्टर कर लिया था।
जिरन अटैक करता है दोनों गॉड्स पे। अभी तक जिरन ने दोनों गॉड्स के अटैक को डॉज एंड ब्लॉक ही किया था, एंड जब जिरन अटैक करता था तो दोनों गॉड्स उसके अटैक को डॉज एंड ब्लॉक करते थे। लेकिन पहली बार इस बैटल में जिरन एक क्लीन हिट देता है एराक को। वो एक बहुत पावरफुल पंच मारता है एराक को, एंड एराक पीछे की तरफ लॉन्च हो जाता है। आइवान इस चीज को देखते हुए एक किक करता है जिरन को, लेकिन जिरन इस वाली किक को डॉज करते हुए एक काउंटर पंच मारता है आइवान को। दोनों अटैक्स बहुत ही हैवी थे। ऐसे अटैक्स को खाने के बाद भी दोनों गॉड्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, सीधा जिरन की तरफ पड़ते हैं और तो बहुत पावरफुल पंचेस मारते हैं जिरन को, लेकिन जिरन इन वाले पंचेस को भी ब्लॉक कर लेता है। बैटल बहुत ज्यादा हीट अप हो गया था। बैटलफील्ड में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन हो रहे थे। हर पंच और हर किक के इम्पैक्ट की वजह से स्टेज पूरी तरह से टूट रहा था। इस चीज को नोटिस करते हुए जिरन और दोनों गॉड्स थोड़ा ऊपर होकर फाइट करने लगते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं था, किसी भी तरह उनको अगले राउंड में जाना था। अभी दोनों गॉड्स पीछे आते हैं। एराक अपनी पावर इंक्रीज करता है, की ब्लास्ट चार्ज करने लगता है। आइवान एराक को देखता है, वो भी की ब्लास्ट चार्ज करने लगता है। जिरन समझ जाता है दोनों अपना फाइनल अटैक लेने वाले हैं। जिरन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो भी अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। आइवान और एराक जिरन पे अपना सबसे पावरफुल की अटैक करते हैं और जिरन भी दोनों गॉड्स पे अपना सबसे पावरफुल की अटैक करता है। दोनों साइड के की ब्लास्ट आपस में कोलाइड हो जाते हैं। दोनों गॉड्स अपनी पूरी ताकत के साथ जिरन पे इस अटैक को पुश कर रहे थे। जिरन पीछे की तरफ जाने लगता है और उसको फील होता है वो वॉल के काफी क्लोज है। जिरन अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है कि इस बार भी वो हार जाएगा और अभी तो उसका असली बैटल बाकी था। उसे गोकू को हरा के खुद को साबित करना था। उसने अभी तक गोकू से बैटल किया ही नहीं था। इन इमोशंस की वजह से जिरन एक फाइनल पुश देता है अपने अटैक में, जिस वजह से दोनों अटैक्स आपस में ब्लास्ट हो जाते हैं, बिकॉज दोनों अटैक्स में बहुत ही ज्यादा एनर्जी चली गई थी। ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा हैवी था कि अगर ग्रैंड पीस ने उस बॉल से पूरे एरिया को प्रोटेक्ट ना किया होता तो पता नहीं इस एक्सप्लोजन की वजह से बाहर मल्टीवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता। बैटलफील्ड का धुआं क्लियर होता है और हम सब देखते हैं दोनों गॉड्स और जिरन स्टेज से बाहर गिर चुके थे, बेसिकली नीचे गिर चुके थे। स्टेज बचा ही कहाँ था। किसी भी फाइटर को कोई अंदाजा नहीं था किस राउंड को किसने जीता है। सबकी नजर ग्रैंड पीस पे थी, बिकॉज ग्रैंड पीस के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था कि उस एक्सप्लोजन के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। सब ग्रैंड पीस के फैसले का वेट कर रहे थे और ग्रैंड पीस आगे आके अपना फैसला सुनाने वाले थे। आगे हम सब देखते हैं ग्रैंड पीस्ट आगे आते हैं और बताते हैं। तो इसी के साथ ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो जाता है और इस राउंड के विनर हैं यूनिवर्स 11 के पार्टिसिपेंट जिरन। अभी आप सब सोचोगे उस मैसिव एक्सप्लोजन के अंदर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से जिरन जीत गया और बाकी दोनों गॉड्स हार गए। तो हुआ ये था, जब जिरन ने अपने अटैक में आखिरी पुश दिया था तो जिरन के अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर आई थी। जिरन के ऐसा करते ही तीनों अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो गए और इस अटैक का असर जिरन, आइवान और एराक तीनों को इक्वली हुआ। लेकिन क्योंकि जिरन ने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज की थी तो वो कुछ देर के लिए लाइक जस्ट फॉर अ सेकंड थोड़ी देर हवा में सादा रहा एंड उसके बाद नीचे गिरा। एंड दोनों गॉड्स नॉर्मली इस अटैक की वजह से नीचे गिरे, जिसका मतलब दोनों गॉड्स पहले एलिमिनेट हो गए एंड उन दोनों के गिरने के बाद जिरन नीचे गिरा। आइवान और एराक अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं। वो जिरन के पास आते हैं, जिरन की तारीफ करते हैं कि सच में जिरन एक यूनिक मॉर्टल है। टोपो जिरन के पास आता है, उसे सहारा देता है और कहता है उसे यकीन था जिरन नहीं हारेगा और उसे पूरा भरोसा है इस बार जिरन ही टूर्नामेंट जीतेगा। पिकोलो जिरन के ऐसे बैटल को देख के गोकू की तारीफ करता है कि मानना पड़ेगा यार, तूने सच में पहले टूर्नामेंट में एक मॉन्स्टर को हराया था। अभी बारी आती है अगले राउंड की। सीनोज अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और अगले राउंड में जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे वो थे गोकू, पिकोलो, काबा एंड नपापा। मतलब क्या ही बात है ना, पिछले राउंड में इतना कुछ हुआ था, इतना डीप बैटल गया था और इस वाले राउंड में एक क्लियर विनर है हमारे पास। गोकू पिकोलो से कहता है ये हुई ना बात, तेरी पावर्स को भी टेस्ट करने का मौका मिल गया। काबा भी इस राउंड में फाइट करने वाला था। काबा विजिटा को देखता है और कहता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करेगा। चारों फाइटर्स फाइट करने आ जाते हैं। पिकोलो गोकू से पूछता है वो किससे फाइट करेगा। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है ऑब्वियसली यार, काबा से एक परफेक्ट वार्म अप बैटल होगा मेरे लिए, जिसका मतलब पिकोलो फाइट करेगा नपापा से। काबा अपना फाइटिंग स्टांस लेता है। गोकू काबा से कहता है मैं सजेस्ट करूंगा तो अपनी फुल पावर के साथ मेरे से फाइट कर, होल्ड बैक करने का कोई मतलब नहीं बनता, तू मेरी पावर से अच्छी तरह से वाकिफ है। काबा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर साइयन 2 फॉर्म में और सीधा रश करता है गोकू पे। गोकू काफी आराम से काबा से फाइट करने लगता है। गोकू कोशिश करता है कि अपनी बेस फॉर्म में ही काबा को एलिमिनेट कर दे, जिससे गोकू का वार्म अप भी हो जाएगा और उसकी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम नहीं होगी। नपापा पिकोलो के सामने था। पिकोलो को ये बात समझ नहीं आती इतने पावरफुल वॉरियर्स में ये स्टेज 2 के लिए कैसे क्वालिफाई कर गया, लेकिन पिकोलो ये बात भी अच्छे से जानता था अगर अपोनेंट्स अच्छे से चूज किए जाएं तो कोई भी आगे जा सकता है। पिकोलो को वार्म अप की कोई जरूरत नहीं थी। नपापा अटैक करता है पिकोलो पे। पिकोलो अपनी जगह से गायब हो जाता है, नपापा के पीछे आता है, देन किक करता है और नपापा को एलिमिनेट कर देता है। दूसरी
दूसरे बैटल में सुपर सैयन 2 कापा अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन गोकू देखता है पिकोलो का बैटल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। गोकू चार्ज करता है, वो अटैक करता है कापा को, एक पंच करता है, देन फॉलो अप करता है कापा को एक और पंच के साथ कापा को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कापा इतनी आराम से एलिमिनेट थोड़ी होने वाला था। वो खुद को संभालता है, दुगनी स्पीड से गोकू पे अटैक करने आता है। गोकू को कापा का जज्बा बहुत अच्छा लगता है। कापा इस बार गोकू को और तगड़ी फाइट देता है, जिसकी वजह से गोकू अपनी पावर इंक्रीज करता है, सुपर सैयन फॉर्म में जाता है और इस बार एक बहुत पावरफुल पंच मारता है कापा के पेट में। कापा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू कापा को उठाता है और कहता है, तुमने मुझे सुपर सैयन फॉर्म लाने पे मजबूर कर ही दिया, प्रोग्रेस काफी अच्छी है। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है, स्टेज के कॉर्नर पे आता है, रेस्पेक्टफुली कापा को बाहर रख देता है और कापा एलिमिनेट हो जाता है। अभी गोकू के सामने था पिकोलो। पिकोलो पावर अप करता है, अपनी येलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू पावर अप करता है, अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पिकोलो गोकू पे अटैक करने आगे बढ़ता है और दोनों काफी सारे ब्लोस एक्सचेंज करने लग जाते हैं। सुपर सैयन ब्लू की पावर येलो फॉर्म से ज्यादा थी, तो गोकू का अपर हैंड था इस बैटल पे। गोकू पिकोलो को कुछ हिट्स देने में कामयाब हो जाता है। चिरन इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था, बिकॉज उसे देखना था गोकू किस लेवल तक आ चुका है। गोकू भी बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था पिकोलो को। पिकोलो गोकू के अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। गोकू आगे बढ़ के एक बहुत पावरफुल पंच मारता है पिकोलो को एंड पिकोलो थोड़ा पीछे हो जाता है। पिकोलो पावर अप करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ऑरेंज फॉर्म में। गोकू को इसी पल का इंतजार था, वो काफी डेस्परेटली पिकोलो की फुल पावर देखना चाहता था। गोकू सीधा चार्ज करता है पिकोलो पे, अगेन एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। पिकोलो जानबूझ के इस अटैक को अपने ऊपर लेता है, लेकिन इस अटैक से उसको कुछ भी नहीं होता। देन पिकोलो एक पंच मारता है गोकू को और इस पंच के फोर्स से गोकू पीछे हो जाता है। वो अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसे डैमेज भी होता है। गोकू पिकोलो की पावर से इम्प्रेस हो गया था। गोहान भी इस बैटल को काफी ध्यान से देख रहा था। विजिटा गोहान से पूछता है कि यही पिकोलो की पूरी पावर है। गोहान बताता है बिल्कुल, ये पिकोलो की ऑरेंज फॉर्म है। विजिटा इस बात पे कहता है वो इसे किस नाम से बुलाता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फॉर्म कैकारोट के सामने बिल्कुल नहीं टिकेगी। इस बात को सुन के गोहान सोच में पड़ जाता है कि विजिटा की बात का क्या मतलब है, क्या पिकोलो की ये नई फॉर्म सच में इतनी कमजोर है। गोकू पिकोलो की तारीफ करता है और कहता है पिकोलो की ये फॉर्म सच में बहुत ज्यादा केपेबल है, लेकिन पिकोलो की ये नई पावर गोकू के सामने उसको वो एडवांटेज नहीं दे पाएगी जो ये फॉर्म बाकी किसी फाइटर के सामने पिकोलो को देती। गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वुमन फॉर्म में। गॉड सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये मॉडल तो गजब है, अब फिर से भी यूआई को एक्टिवेट करना सीख गया है। इंस्टेंटली गोकू पिकोलो पे अटैक कर देता है। पिकोलो इस चीज को भाप लेता है, लेकिन पिकोलो रिएक्ट कर पाता इससे पहले गोकू पिकोलो पे अटैक कर देता है। सबसे पहले गोकू पिकोलो को एक किक मारता है, पिकोलो पीछे हो जाता है। गोकू पिकोलो के पीछे आता है, पिकोलो पीछे की तरफ पंच मारता है, लेकिन गोकू सामने आ जाता है और पिकोलो को काउंटर पंच मारता है। पिकोलो खुद को संभालता है, लेकिन गोकू कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी लेफ्ट से और कभी राइट से पिकोलो पे अटैक करता रहता है। अभी गोहान को भी समझ आ जाता है कि विजिटा ने ऐसा क्यों कहा था कि ये बैटल ज्यादा देर नहीं चलेगा। पिकोलो की ऑरेंज फॉर्म ने पिकोलो का बॉडी साइज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इससे पिकोलो की पावर तो बढ़ गई थी, लेकिन मूवमेंट स्पीड काफी कम हो गई थी। ऐसे बैटल में गोकू के पास यूआई का होना मतलब बैटल का एक तरफा हो जाना, बिकॉज यूआई अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। पिकोलो समझ जाता है सामने से फाइट करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसे एक नई स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे वो गोकू को बैकफुट पे ला सके। पिकोलो अभी की ब्लास्ट करता है गोकू पे, गोकू इस अटैक को डॉज करता है। पिकोलो अगेन की ब्लास्ट करता है गोकू पे, गोकू अगेन इस अटैक को डॉज करता है। ऐसा करते करते पिकोलो बहुत सारे की ब्लास्ट करता है और गोकू सभी की ब्लास्ट को टॉच करता रहता है, लेकिन ये जितने भी की ब्लास्ट थे वो ऊपर की तरफ कलेक्ट हो रहे थे। बहुत सारे की ब्लास्ट बन जाने के बाद पिकोलो अगेन इन सब को गोकू पे हिट करने की कोशिश करता है और गोकू फिर से इन सब को टॉच करने लगता है। जितनी देर गोकू इन सब की अटैक को टॉच करता रहेगा, उतना ही टाइम पिकोलो को मिल जाएगा अपना सबसे पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने का, मकंग को सपो। गोकू पिकोलो की बढ़ती एनर्जी को फील करता है, वो अपना अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है और साथ ही इन की ब्लास्ट को डॉज करता रहता है। पिकोलो का अटैक तैयार था, वो अपना अटैक लेता है गोकू पे। ये अटैक बहुत जल्दी गोकू की तरफ बढ़ रहा था, पर की ब्लास्ट की वजह से बैटलफील्ड में बहुत ज्यादा धुआं हो गया था। पिकोलो ने अपनी पूरी एनर्जी इस अटैक में लगा दी थी। अचानक से पिकोलो को आवाज आती है कामेहामेहा। पिकोलो साइड में देखता है और देखते ही कामेहामेहा वेव पिकोलो को हिट हो जाती है। पिकोलो पहले वॉल पे जाके हिट होता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है और जैसा एक्सपेक्टेड था इस राउंड को जीता है गोकू ने। और जीता कैसे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी कर देता हूँ। गोकू अपना अटैक प्रिपेयर करने लग गया था। पिकोलो के अटैक करते ही गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज किया, पिकोलो के साइड में आ गया और पिकोलो को एलिमिनेट कर दिया बहुत आराम से। गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है, पिकोलो भी अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू पिकोलो के पास आता है और कहता है अगर मेरे पास यूआई ना होके कोई और टेक्निक होती तो ये बैटल और ज्यादा टफ हो जाता।
पिगलो इस बात पर रिप्लाई करता है, होप करता हूँ तेरी ये टेक्निक अगले स्टेज में भी तुझे इसी तरह एडवांटेज दे। वैसे भी कहना मुश्किल है अगला स्टेज किस तरह का होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर आती है मेरी मेन बात, आप सबको क्या लगता है स्टेज नंबर 3 कैसा हो सकता है? आई मीन 6 फाइटर्स के बीच में ऐसा क्या होगा जिसे देख के आप सबको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आप सब आपका ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अभी बारी थी राउंड नंबर 6 की, जो आखिरी राउंड होने वाला था स्टेज नंबर 2 का। देखना पड़ेगा फ्रीजा, चीन, हिट, गोकू एंड चिरन को कौन सा फाइटर ज्वाइन करेगा अगले स्टेज के लिए। आगे हम सब देखते हैं विजिटा फाइट के लिए तैयार था और उसके सामने थे परगामो, टोपो और लिकर। इस बार सीनोस की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज 4 ही फाइटर्स बचे थे, सो ऑब्वियसली वही फाइट करेंगे। और ये बात मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, बिकॉज इतना तो आप सब भी जानते हो 4 ही बंदे बचे हैं। गोकू विजिटा से कहता है मेरे लिए तो आसान था पर शायद तेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। लिकर बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं, उनकी पावर आइवान और एराक से ज्यादा हो सकती है। और टोपो भी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट है, उसके पास भी तो डिस्ट्रक्शन पावर है, उसकी पावर को भी कम नहीं आंका जा सकता। विजिटा इस बात पे रिप्लाई करता है एक और भी तो है कैकारोट जिसके पास डिस्ट्रक्शन पावर है और वो भी इस राउंड में फाइट करने वाला है। गोकू इस बात पे कहता है नहीं यार मुझे नहीं लगता परगामो के पास हाकाई पावर होगी, वो तो मुझे नॉर्मल सा फाइटर लगता है, उसके पास नहीं हो सकती। विजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है बस इस सबको खत्म हो जाने दे, फिर बीरस के प्लेनेट पे जाके सबसे पहले तेरी हालत खराब करूंगा, तब जाके सुकून आएगा मुझे। चारों फाइटर्स बैटल करने आ जाते हैं और गोकू सोच में पड़ जाता है अबे यार ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो विजिटा इतना गुस्सा होके गया यहाँ से। फिर उसे याद आता है अरे हाँ यार विजिटा के पास भी तो अजीब सी दिखने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, पता नहीं आजकल कुछ याद ही नहीं रहता। परगामो विजिटा को चैलेंज करता है बिकॉज पहले टूर्नामेंट में विजिटा और गोकू ने मिलकर यूनिवर्स 9 के ऑलमोस्ट सभी फाइटर्स को एलिमिनेट किया था और इस बात का बदला परगामो को विजिटा से लेना था। गोकू से ले नहीं सकता, उसका बैटल खत्म हो चुका है। सो अभी परगामो रश करता है विजिटा पे और इनका बैटल शुरू हो जाता है। लिकर के सामने था टोपो। लिकर कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तू शायद यूनिवर्स 11 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है, सही कहा ना? टोपो इस बात पे रिप्लाई करता है बिल्कुल। लिकर आगे कहता है और जितना मुझे याद है तूने पिछले टूर्नामेंट में अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म भी यूज की थी, चल फिर एक काम कर अपनी वही डिस्ट्रक्शन पावर बाहर ला और याद रख तेरे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अच्छा लेसन मिलेगा तुझे। टोपो अपनी पावर इंक्रीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी डिस्ट्रक्शन फॉर्म में। लिकर भी अपनी पावर इंक्रीज करता है और इन दोनों का बैटल भी स्टार्ट हो जाता है। विजिटा वर्सेस परगामो के बैटल में विजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में था। वो टोपो एंड लिकर की पावर को फील करता है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। विजिटा ये बात जानता था अगर उसे इस राउंड को जीतना है तो सबसे पहले लिकर और टोपो के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करना होगा। आफ्टर ऑल दोनों में से एक उसका अगला ओपोनेंट होने वाला था। विजिटा अपनी पावर इंक्रीज करता है, परगामो पे बहुत से पावरफुल अटैक्स करता है और बहुत ही आराम से परगामो को एलिमिनेट कर देता है। ऑब्वियसली यार विजिटा का नेचर है जिस चीज से उसे मतलब नहीं उसको बाहर करो, अंदर रख के क्या फायदा। अभी विजिटा आराम से लिकर और टोपो का बैटल एंजॉय करता है। लिकर और टोपो के बैटल में दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहे थे और लिकर बैटल में आगे था। लिकर की मूवमेंट बहुत तेज थी, वो अपने अटैक्स को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करता था और टोपो को बचने का मौका बिल्कुल नहीं देता था। लिकर अभी टोपो की तरफ बढ़ता है, टोपो आगे पंच करता है लेकिन लिकर बैक फ्लिप मार के फिर आगे आके टोपो के फेस पे एक काउंटर पंच मारता है। टोपो पीछे लॉन्च हो जाता है, हाकाई एनर्जी यूज करता है, लिकर भी हाकाई एनर्जी यूज करता है और दोनों के अटैक्स आपस में कोलाइड होके ब्लास्ट हो जाते हैं। विजिटा जो इस बैटल को काफी अच्छे से एनालाइज कर रहा था, वो टोपो के फाइटिंग स्टाइल से तो फेमिलियर था लेकिन लिकर के फाइटिंग स्टाइल से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं था। विजिटा लिकर की मूवमेंट पे बहुत अच्छे से नजर रखता है जो अगले बैटल में उसके बहुत काम आने वाली थी बिकॉज विजिटा को लगता था इस बैटल को लिकर ही जीतने वाला है। अभी कहानी आती है पिगलो पे। पिगलो कहता है ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, इनके फाइट करने का अंदाज बहुत ही अनोखा है। गोहान इस बात पे कहता है ये बैटल विजिटा के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है विजिटा लिकर के सामने नहीं टिक पाएगा। गोगो इस बात पे बोलता है जितना तुम सोच रहे हो विजिटा को हराना इतना आसान नहीं होगा। पिछली टूर्नामेंट के हार के बाद विजिटा इस बार किसी भी कीमत पे हार नहीं मानेगा। हाँ ये बात जरूर है विजिटा का अगला बैटल इस स्टेज का सबसे टफ बैटल होगा। इस बैटल को देखने के लिए मैं अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब क्या इज्जत है ना टोपो की, अभी तक वो हारा नहीं था और सबने ऑलरेडी सोच लिया था कि अगला बैटल विजिटा वर्सेस लिकर का होने वाला है। एंड सब ऐसा इसलिए भी बोल रहे थे बिकॉज टोपो बहुत बुरी तरह से मार खाए जा रहा था और खाए जा रहा था, एक भी हिट देने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ था। सो देखना पड़ेगा क्या टोपो कमबैक कर पाएगा। लिकर अभी एक की ब्लास्ट बना के बहुत तेजी से टोपो की तरफ बढ़ता है और इस की ब्लास्ट से टोपो को हिट कर भी देता है।
टोपो फ्रस्ट्रेट होने लगा था। वो बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाता है और अटैक करता है लिकर पे। लिकर इस वाले अटैक को डॉज करता है। ये अटैक पीछे बॉल पे जाके हिट होता है और अपने आप गायब हो जाता है। टोपो काफी सारे की ब्लास्ट करता है। लिकर बहुत तेज था, वो बहुत ही आराम से सबको डॉज करता रहता है। अभी भी टोपो एक भी हिट नहीं दे पाता। बैटल एक तरफा सा हो गया था। टोपो को भी शायद लगने लगा था वो लिकर को नहीं हरा सकता। लिकर टोपो की बॉडी लैंग्वेज देखता है और उसे लगता है अब इस बैटल को खत्म करने का टाइम आ चुका है। लिकर टोपो को एलिमिनेट करने आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो टोपो के क्लोज जाता है, टोपो कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लिकर जैसे ही टोपो के क्लोज जाता है, टोपो अपने अंदर की पूरी एनर्जी एक साथ रिलीज कर देता है। लिकर इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था बिकॉज इस अटैक का इम्पैक्ट पूरे स्टेज पे हुआ था। इस अटैक का थोड़ा सा इम्पैक्ट विजिटा तक भी पहुंच जाता है और विजिटा को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। जबकि विजिटा दोनों से काफी दूर था, तो पता नहीं लिकर का क्या हाल हुआ होगा। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है। टोपो को पूरा यकीन था उसने लिकर को बहुत ज्यादा डैमेज दिया होगा, लेकिन जैसे ही टोपो लिकर को देखता है बुरी तरह से हैरान हो जाता है। लिकर को बस थोड़े से स्क्रैचेस आए थे, इसके अलावा लिकर को इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं कैसे लिकर ने खुद को बचा लिया था। लिकर टोपो से कहता है मैंने कहा था ना इस बैटल में तुम्हें बहुत से लेसन मिलेंगे और आज के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा सबक है किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हल्के में मत लेना। टोपो की ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी इस अटैक में जा चुकी थी, सो लिकर आराम से अपने अगले अटैक में टोपो को एलिमिनेट कर देता है। काबा देखता है ये बैटल महज एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया था। लिकर ने इतने पावरफुल टोपो को इतनी आराम से हरा दिया था जैसे टोपो कुछ भी नहीं था। काबा सोचने लगता है कि विजिटा लिकर जैसे गॉड को हरा पाएगा। टोपो को हराने के बाद लिकर अभी विजिटा की तरफ देखता है। विजिटा आराम से खड़ा था, वही अपने सीरियस फेस के साथ। लिकर विजिटा से कहता है लास्ट टूर्नामेंट में तूने इसे हराया था और इस बार मैंने, फर्क सिर्फ इतना था ये पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और बात रही तेरी, जितना मैंने नोटिस किया है तू भी मुझे अच्छा बैटल नहीं दे सकता, तो फिर क्या करना है? इस बैटल को शुरू करना है या फिर खत्म करना है? विजिटा इस बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। लिकर को समझ नहीं आता उसने ऐसा कौन सा जोक मारा था जो विजिटा को इतनी ज्यादा हंसी आ रही थी। हम सब देखते हैं डिस्ट्रक्शन ऑरा विजिटा को सराउंड करने लगता है और विजिटा बहुत ही स्वैग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं कि इस मॉर्टल ने डिस्ट्रक्शन पावर को अचीव कर लिया है। आइवन बोलता है यूनिवर्स 7 के मॉर्टल्स, इन्होंने डीटीज की पावर और टेक्निक्स को मजाक सा बना दिया है। एक के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और दूसरे के पास डिस्ट्रक्शन पावर। पिकोलो और गोहान ने भी विजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म को पहली बार देखा था। वो दोनों भी इस पावर को देख के हैरान हो गए थे। गोहान को भी लगा था विजिटा भी इस राउंड को जीत सकता है। गोकू पिकोलो और गोहान से कहता है तुम दोनों को इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम दोनों तो विजिटा के नेचर को अच्छे से जानते हो। विजिटा कभी पीछे नहीं रहता। लिकर भी विजिटा की तारीफ करते हैं और कहते हैं क्या बात है मॉर्टल, तूने डिस्ट्रक्शन पावर को अचीव कर लिया, इस बात पे तेरी तारीफ तो बनती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन पावर को यूज करके तू इस बैटल में आगे निकल जाएगा, ये ख्याल अपने दिमाग से अभी निकाल दे। तेरे सामने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो इस डिस्ट्रक्शन पावर को बहुत अरसे से यूज करता आया है। विजिटा इस बात पे कहता है बातें बहुत हो गई, थोड़ा एक्शन हो जाए। इस बात को सुनते ही लिकर अटैक कर देता है विजिटा पे, लेकिन विजिटा लिकर के सभी अटैक्स को अभी बहुत अच्छे से ब्लॉक करने लगता है। लिकर पूरी ताकत के साथ विजिटा पे अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से विजिटा पीछे की तरफ पुश होता जा रहा था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। विजिटा किसी तरह अपने लिए एक ओपनिंग ढूंढ के पंचेस करता है लिकर पे, लेकिन लिकर विजिटा के सभी पंचेस को डॉज करता रहता है। उसके बाद लिकर अपनी असली ताकत दिखाता है। वो विजिटा के अटैक्स को डॉज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक मारता है विजिटा को, जिस वजह से विजिटा ऊपर की तरफ लॉन्च हो जाता है। लिकर विजिटा को चेस करता है, फिर से एक बहुत पावरफुल अटैक करता है विजिटा पे, जिस वजह से विजिटा नीचे स्टेज पे आके हिट होता है। लिकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और विजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज भी दे रहा था। बाकी एक छोटा सा नोट देना भूल गया था, अगर स्टेज 3 के लिए किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है तो यार कमेंट करके बता दो, बिकॉज मेरे दिमाग में अभी तक स्टेज 3 के लिए कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आया है। आगे हम सब देखते हैं लिकर विजिटा पे बहुत से अटैक्स करता है। ये अटैक विजिटा को लग जाते हैं और वो नीचे स्टेज पे आके क्रैश होता है। पर अचानक से विजिटा बहुत तेजी से लिकर की तरफ बढ़ता है, एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। लिकर बेयरली इस पंच को ब्लॉक कर पाया था क्योंकि विजिटा की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लिकर और विजिटा फिर से बैटल में एंगेज हो जाते हैं, एक दूसरे को बहुत से पंचेस और किक्स करने की कोशिश करते हैं और साथ ही एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक भी करते हैं। लिकर फिर से एक ओपनिंग ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो फिर से एक क्लीन हिट देता है विजिटा को। विजिटा पीछे की तरफ जा रहा था, लिकर उसे चेस करता है और एक की अटैक देता है विजिटा को। ये अटैक्स भी विजिटा को लग जाते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह विजिटा फिर से दुगनी स्पीड से लिकर की तरफ बढ़ता है और इस बार एक बहुत ही पावरफुल पंच मारने में कामयाब भी हो जाता है। लिकर थोड़ा पीछे हो जाता है और खुद को संभालता है। लिकर को समझ नहीं आता विजिटा ऐसा कैसे कर रहा है। हर बार लिकर का अटैक खाने के बाद विजिटा की स्पीड और उसकी पावर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विजिटा चार्ज करता है लिकर पे, दोनों काफी सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लग जाते हैं। अभी तक के बैटल में विजिटा ने
लेकर के सभी अटैक्स का बहुत अच्छे से जवाब दिया था। पिकोलो इस बात को नोटिस करता है कि बैटल करते करते वेजिटा की पावर पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिकोलो इसी बात पे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेजिटा की इस पावर में कोई तो राज छुपा है। इस बात पे गोहान कहता है, हाँ मैंने भी ये नोटिस किया है, लेकर के हर अटैक के बाद वेजिटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पर ये कैसे हो सकता है। गोकू बताता है, पिकोलो ने सही कहा था, ये वेजिटा की इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत है। इस फॉर्म में वेजिटा डैमेज लेके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। काफी यूनिक तरीका है ना डेवलप करने का, लेकिन जो है सो है। पिकोलो इस बात पे कहता है, हाँ यार सच में काफी अजीब बात है, पहली बार किसी ऐसी फॉर्म को देखा है जो डैमेज लेके आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इस बात पे गोहान कहता है, अजीब हो या ना हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पावर बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस तरह तो वेजिटा इस बैटल को हार ही नहीं सकता। डैमेज लेते लेते एक टाइम ऐसा आएगा जब वेजिटा की पावर लिकर से ज्यादा होगी। इस फॉर्म में शायद वेजिटा को हराया ही नहीं जा सकता। इस बात पे गोकू बताता है, ऐसी बात नहीं है, हर एक फॉर्म की अपनी एक खासियत होती है और साथ ही कोई ना कोई वीकनेस भी होती है, और इस फॉर्म की भी वीकनेस है। कहानी आती है बैटल पे, लिकर अगेन वेजिटा को कुछ अटैक्स देता है। ये अटैक वेजिटा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिस वजह से वेजिटा लिकर को काउंटर अटैक्स देता है। बैटल में एक छोटा सा पॉज आता है जब लिकर तारीफ करता है वेजिटा की। लिकर कहता है, पहली बार किसी को डिस्ट्रक्शन पावर को इस तरह इस्तेमाल करते देखा है। वेजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है, हम सेंस में खूबी होती है, हम हमेशा ऐसी पावर्स अचीव करते हैं जो सामने वाले को हैरान कर देती है, फिर चाहे सामने वाला गॉड ही क्यों ना हो। लिकर वेजिटा की बात पे रिप्लाई करता है, हैरान तो हूँ मैं, लेकिन हैरान होने और डरने में फर्क होता है। हैरान होने का मतलब ये नहीं कि मैं इस पावर से डर गया। लिकर चार्ज करता है वेजिटा पे, एक पंच मार के वेजिटा को पीछे लॉन्च कर देता है। उसके बाद काफी सारे की ब्लास्ट बनाता है और इन वाले की ब्लास्ट से अटैक करता है वेजिटा पे। इनमें से कुछ की ब्लास्ट वेजिटा को हिट हो जाता है। लिकर ने जानबूझ के अलग अलग डायरेक्शन में की ब्लास्ट किए थे, जिससे वेजिटा को बचने का कोई भी मौका ना मिले। वेजिटा की पावर बढ़ती है, वो अटैक करता है लिकर पे, लेकिन लिकर इस बार इस अटैक के लिए तैयार था, क्योंकि लिकर जानता था जैसे ही वेजिटा को डैमेज होगा वो सीधा लिकर की तरफ बढ़ेगा। लिकर सबसे पहले वेजिटा के अटैक्स को बहुत अच्छे से ब्लॉक करता है। उसके बाद एक मौका ढूंढता है अपने लिए और काउंटर अटैक देता है वेजिटा को। अभी वेजिटा को बहुत ज्यादा डैमेज होने लगा था, वो बैटल में थोड़ा पीछे हो गया था। और यहाँ पर कहानी आती है गोकू पे, जो बताता है, मैं यही कहना चाहता था, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग होना ये बात सुनने में बहुत अच्छी और यूनिक लगती है, लेकिन हद से ज्यादा डैमेज लेना ये ना तो सुनने में अच्छा लगता है और ना ही इससे कोई फायदा होता है। पिकोलो और गोहान इस फॉर्म की वीकनेस को समझ जाते हैं। वेजिटा बस एक हद तक डैमेज ले सकता था, ज्यादा डैमेज लेने से वेजिटा अटैक करने के काबिल ही नहीं बचता। सो काफी ऑब्वियस बात है ना, डैमेज लेके पावरफुल होने का क्या फायदा अगर आप अटैक करने के काबिल ही ना बचो। सपोज पीरस बैटल कर रहे हैं लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा डैमेज है, तो उनकी पावर का क्या फायदा होगा। वैसे मैंने पीरस की बात की है तो ऐसे समझो पीरस अटैक करने के काबिल ही नहीं है, लाइक क्विक पंच करने के काबिल भी नहीं बचे हैं, तो सामने कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाएगा तो पीरस क्या ही कर लेंगे, उनकी पावर का क्या ही फायदा होगा। लेकर वेजिटा के सामने आता है और कहता है, बैटल एक्सपीरियंस, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके पास बैटल एक्सपीरियंस है तो सामने कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे आराम से हरा सकते हो। वेजिटा बहुत ज्यादा डैमेज था फिर भी हंसने लगता है और कहता है, डीईटीज के साथ ट्रेनिंग करने से हमारा बैटल एक्सपीरियंस भी आपके जैसा हो गया है। लेकर इस बात पे कहता है, तो फिर उस एक्सपीरियंस को यूज करो, वरना कुछ देर बाद यूज करने के काबिल ही नहीं बचोगे, तुम्हारा एक्सपीरियंस थरा का थरा रह जाएगा। इस बात को सुनते ही वेजिटा बहुत ही मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करने लगता है। वेजिटा के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हाकाई एनर्जी बाहर आने लगती है। स्टेज पूरी तरह से तबाह हो जाता है, लेकिन दोनों फाइटर्स स्टेज के थोड़ा ऊपर थे। बैटलफील्ड में बहुत से एक्सप्लोजन होने लगते हैं। इस अटैक के इम्पैक्ट से लेकर को भी थोड़ा बहुत डैमेज जरूर होता है, पर गोहान को समझ नहीं आता वेजिटा क्या करना चाहता है, उसका प्लान एक्चुअल में क्या है। बिकॉज ऐसा करने की वजह से वेजिटा की सारी एनर्जी चली जाएगी और लेकर को बस थोड़ा बहुत डैमेज होगा। गोकू इस बात पे कहता है, ध्यान से सोच, वेजिटा ने कुछ तो नोटिस किया होगा, वो इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी ना है कि अपनी सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट कर देगा। हम सब देखते हैं वेजिटा को जो फाइनल फ्लैश प्रिपेयर करने में लगा था, मतलब वेजिटा अपना आखिरी अटैक लेने वाला था। लेकर इस पावर को फील करता है और वेजिटा को जवाब देने के लिए एक बहुत बड़ा की अटैक प्रिपेयर करने लगता है। हाकाई एनर्जी प्रिपेयर नहीं करता, वरना शायद वेजिटा तबाह हो जाता। पिकोलो कहता है, मुझे नहीं लगता वेजिटा इतनी जल्दी इतनी सारी एनर्जी गैदर कर पाएगा जिससे वो लेकर को हरा सके। और पिकोलो की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि लेकर का अटैक तैयार था और वेजिटा अभी भी अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा था। लेकर अपना अटैक लेता है और ये अटैक वेजिटा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वेजिटा इसको डॉज नहीं कर सकता था, उसके पास इतना टाइम नहीं था, और अगर इसको ब्लॉक करता तो उसकी बनाई गई एनर्जी वेस्ट हो जाती। एक ही ऑप्शन था, वेजिटा भी अपना अटैक ले ले और दोनों अटैक्स आपस में कोलाइड हो जाएं, लेकिन वेजिटा के अकॉर्डिंग उसकी फाइनल फ्लैश अभी प्रिपेयर नहीं थी, तो उसे कोई फायदा नहीं होता। लेकर का अटैक वेजिटा को लग जाता है। लेकर को लगता है वेजिटा तो गया, पर आउट ऑफ नोवेयर वेजिटा लेकर के अटैक के अंदर से निकल के आता है और कहता है, फाइनल फ्लैश।
यह अटैक लिकर को हेड ऑन लगता है, पर लिकर किसी तरह इसको भी ब्लॉक कर लेता है। पर इस अटैक के फोर्स की वजह से वो पीछे जा रहा था। विजिटा के अंदर जितनी भी बची कुची एनर्जी थी वो सब कुछ लगा देता है इस अटैक में और एक आखिरी पुश देता है, पर लिकर इस अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा होते ही विजिटा बेस फॉर्म में आ जाता है और नीचे गिर जाता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। लिकर इस राउंड को जीत जाता है, पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, ऊपर से काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। गोकू भी फॉर सम रीजन स्माइल कर रहा था। ग्रैंड बीस्ट आगे आते हैं और कहते हैं इसी के साथ ये आखिरी राउंड भी खत्म होता है। फ्रीजा, हिट, जीन, जिरन, गोकू और विजिटा ने स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत से फाइटर्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं। कापा खुश था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि हुआ क्या था। हेड बताता है विजिटा के फाइनल पुश की वजह से लिकर की बॉडी बॉल पे टच हो गई थी। बॉल पे टच होने के बाद लिकर ने उस अटैक को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट किया था और लिकर को ये बात पता थी, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था। लिकर अपनी हार एक्सेप्ट करता है, विजिटा के पास आता है, उसे उठाता है और कहता है टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, आराम करने का वक्त थोड़ी देर बाद आएगा। गोकू विजिटा के पास आता है, उसे कैरी करके अपने प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। काबा विजिटा के पास आता है और कहता है उसने आज तक ऐसा बैटल नहीं देखा और उसे विजिटा से बहुत कुछ सीखना है। इस बैटल की वजह से विजिटा बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था और क्या पता स्टेज नंबर 3 शुरू होने में कितना टाइम बचा था। स्टेज नंबर 3 में जो फाइटर्स फाइट करने वाले थे उनमें से कुछ फाइटर्स का स्टेमिना तो ठीक ठाक था, लेकिन कुछ फाइटर्स का स्टेमिना बहुत ही कम था। ग्रैंड बीस्ट सीनोस से पूछते हैं उन्हें स्टेज कैसा लगा। सीनोस बताता है उन्हें बहुत ज्यादा मजा आया, बिल्कुल पहले टूर्नामेंट जैसा। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं उन्हें बात सुन के बहुत खुशी हुई और सीनोस से पूछते हैं क्या वो स्टेज नंबर 3 के लिए तैयार हैं। सीनोस इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल, जल्दी से स्टेज नंबर 3 शुरू करो। ग्रैंड बीस्ट सीनोस की बात मानते हुए सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सभी फाइटर्स ग्रैंड बीस्ट को देखते हैं और समझ जाते हैं बारी आ चुकी है स्टेज नंबर 3 की। जिन फाइटर्स का स्टेमिना कम था वो सोच रहे होंगे भाई थोड़ा सा टाइम और दे देते, और टाइम तो मुझे भी चाहिए भाई, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा स्टेज नंबर 3 में क्या करूं। ऐसा लग रहा है दोनों स्टेज में इतनी सारी फाइट्स करा दी हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ आइडियाज आपने सजेस्ट किए थे और आप यकीन नहीं मानोगे वैसे ही कुछ आइडियाज मेरे माइंड में भी आए थे, पर यार दिक्कत ये थी उन आइडियाज को पढ़ने के बाद भी और उनके बारे में सोचने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था यार ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज जो हो सकती है वो ये है कि इस कहानी को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, और अगर ऐसा किया तो यार आप सब टूट पड़ोगे मेरे पे, पता नहीं क्या करोगे मेरा। सो देखना पड़ेगा आगे क्या करना है। मैं होप तो यही करूंगा किसी न किसी तरह कोई अच्छा सा आइडिया आ जाए और आप सबको बहुत अच्छी स्टोरी दे पाऊं मैं, जिससे अच्छी तरह से हम इस कहानी को कंप्लीट कर पाएं। फिलहाल ग्रैंड बीस्ट सभी फाइटर्स के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले उन 6 फाइटर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने स्टेज 3 के लिए क्वालिफाई किया है। बस यूनिवर्स 7 ही एक ऐसा यूनिवर्स था जिसमें से 2 फाइटर्स ने क्वालिफाई किया था, बाकी सभी यूनिवर्सेस से एक फाइटर ने क्वालिफाई किया था। लेकिन फिर भी सबसे कम चांसेस गोकू, विजिटा और हिट के थे। सबसे कम हिट के, उसके बाद गोकू और विजिटा के। फ्रीजा, जीन और जिरन बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं समय आ चुका है टूर्नामेंट के आखिरी स्टेज का।